Welcome back. So today we will be discussing the miscellaneous topics of properties of fluids. It is important for the end semester exams as well as for competitive exams. So let's begin. We've covered properties of fluids and types of fluids in the previous lectures. So you should refresh your memory by revisiting those videos. So let's start with fluid mechanics. अभी तक हमने इतने सारे lectures कर लिए हैं कि we know what fluid mechanics is. So fluid mechanics is the branch of science which deals with the behavior of fluid at rest as well as in motion. So fluid mechanics कौन सी ब्रांच है साइंस की जो आपको बताती है फ्लूइड्स के बारे में जब वो रेस्ट पे भी है और साथ में जब वो मोशन में भी है। तो या तो फ्लूइड रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, दोनों के बारे में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फॉर एनालिसिस अ फ्लूइड इज कंसिडर्ड टू बी इन टू बी अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फ्लूइड को कैसा कंसिडर कर रहे हैं? अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विद नो वॉइड्स, ना उसमें कोई वॉइड्स हैं या फिर कोई एम्प्टी स्पेसेस भी नहीं है। इसलिए हमने क्या बोल दिया फ्लूइड को? वी कॉल अ फ्लूइड एज अ कॉन्टिन्यूअम। कॉन्टिन्यूअम का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि आपके पास कभी भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें वॉइड्स नहीं है। तो वॉइड्स तो होंगे ही होंगे, बट जब आप बहुत लार्ज स्केल में बात करते हैं, लार्ज स्केल में मतलब कि आप मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स की बात कर रहे हैं या फिर आप मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो जब आप लार्ज स्केल में बात करते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं कि वॉइड्स को हमने क्या कर दिया? इग्नोर। हम वॉइड्स को क्या कर रहे हैं? इग्नोर। ऐसा नहीं है कि वॉइड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वॉइड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर हमने उनको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। हमने बोला कि ये कैसा मैटर है? कॉन्टिन्यूअस मैटर है। तो जब मैं इसको कॉन्टिन्यूअस मैटर कंसिडर कर रही हूँ तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कॉन्टिन्यूअम बोल रहे हैं। और जितने भी हम सारे फिनोमेना पढ़ेंगे उसमें हम ये एक अजम्पशन हमारी रहेगी कि फ्लूइड कैसा है? कॉन्टिन्यूअस मैटर है। और एक्चुअल में भी आप इसको कॉन्टिन्यूअस मैटर बोल सकते हैं क्योंकि वॉइड्स जो हैं वो बहुत कम रेशो में होंगे, इसलिए उनको इजीली आप क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। सो फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है उसको हमने और फर्दर डिवाइड कर रखा है देखने के लिए कि कौन सी जो एक पर्टिकुलर ब्रांच होगी वो कौन सा टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड करेगी। जैसे कि फर्स्ट ब्रांच इज हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स को अगर मैं डिवाइड करूं टू वर्ड्स में तो एक वर्ड आता है हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स वाटर। एंड व्हाट डज स्टैटिक मीन? ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। स्टैटिक मीन्स स्टिल। स्टैटिक मीन्स स्टिल। स्टिल मतलब ठहरा हुआ या फिर एट रेस्ट। स्टैटिक मीन्स स्टिल ऑफ या फिर एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब ये किसको डील कर रहा है? इट इज डीलिंग विद लिक्विड्स एट रेस्ट। तो जितने भी लिक्विड्स जब वो रेस्ट पे होंगे, जैसे कि आपका लेक है या पॉन्ड है जहाँ पे पानी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, जो थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है वो भी मूवमेंट नहीं हो रही, या आप बकेट में पानी रख दीजिए, बकेट में पानी बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल रेस्ट पे है, तो उस अगर मैं उसको स्टडी कर रही हूँ तो मैं कौन सी ब्रांच में डील कर रही हूँ? फ्लूइड मैकेनिक्स की हाइड्रोस्टैटिक्स में। अब हमने वर्ड हाइड्रो क्यों दिया है? क्योंकि वाटर इज द मोस्ट कॉमन लिक्विड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लिक्विड को ही पढ़ रहे हैं फ्लूइड, सॉरी सिर्फ वाटर को ही पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। आप सब टाइप के लिक्विड्स को पढ़ रहे हैं, बट क्योंकि मोस्ट कॉमन वाटर है इसलिए हमने क्या नाम दे दिया है? हाइड्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोकाइनेमैटिक्स। हाइड्रोकाइनेमैटिक्स, अगेन हाइड्रो मीन्स वाटर एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट काइनेमैटिक्स, अगेन मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स का क्या मतलब होता है? काइनेमैटिक्स का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ऑब्जेक्ट मोशन में है, पर उससे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी मैं मैकेनिक्स की बात कर रही हूँ। तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट एक और कंडीशन है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिक्विड्स इन मोशन। ये फर्स्ट कंडीशन तो हमने समझ ली कि जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब हमारे पास
कौन सी ब्रांच आ सकती है काइनेमैटिक्स की, पर सेकंड कंडीशन क्या है? ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी काइनेमैटिक्स बोलने के लिए। सेकंड कंडीशन है वी डू नॉट इंक्लूड द फोर्सेस कॉजिंग फ्लो। जिस वजह से फ्लो हो रहा है वो वाली जो फोर्स है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या मतलब है इसका? देखिए, आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अभी मैं सॉलिड ले रही हूँ, ये फ्लूइड में भी इक्वली वैलिड है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, हमने उस वेलोसिटी का नाम दे दिया v। अब ये ऑब्जेक्ट अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के पास, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी हो, अगर चेंज करिए वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगी, पर वेलोसिटी से कुछ मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आया कैसे? इसको मोशन में लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी। वो जो फोर्स एक्ट कर रही है, अगर आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि सिर्फ आप कौन से पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं? सिर्फ कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, आपको नहीं लेना देना कि कौन सी फोर्स है, क्यों फोर्स है, कैसी फोर्स है, आपको फोर्स से कोई मतलब नहीं है। तो वो कौन सी ब्रांच हो जाएगी? काइनेमैटिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो दो कंडीशंस होती हैं काइनेमैटिक्स में फॉल करने के लिए, एक तो कि लिक्विड किस में है? मोशन में है, और दूसरा जो फोर्स कॉज कर रही है मोशन को, उसको आपने इंक्लूड नहीं किया है। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? dx by dt, x is a distance or displacement, dx by dt is equal to velocity and dv by dt is equal to acceleration। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी फोर्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया है, यहाँ पे मैं सिर्फ किसको कंसिडरेशन में ले रही हूँ? जो भी मोशन की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ मोशन को कंसिडरेशन में लिया जा रहा है। क्लियर? हम यहाँ पे फोर्स को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं। तो आगे देखते हैं। ऑल द अबव, अब ये कैसे पता चला मुझे कि ये वाली क्वांटिटीज मोशन को नहीं इंक्लूड करी? क्योंकि जो सारी क्वांटिटीज थी, ये किसको नहीं इंक्लूड करी थी? मास को नहीं इंक्लूड करी थी। क्योंकि इन क्वांटिटीज ने मास को नहीं इंक्लूड किया, इसलिए मैंने माना कि ये फोर्स को भी इंक्लूड नहीं कर रही है। अगर मास नहीं इंक्लूडेड तो फोर्स भी इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बना एक्सेलरेशन को फोर्स बनाने के लिए कौन से फैक्टर की जरूरत होती है? मास की जरूरत होती है। तो अगर आप मास को ही निकाल दोगे बाहर, तो क्या रह जाएगा? सिर्फ आपके पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या बता रहा है? मोशन बता रहा है। एक्सेलरेशन आपको अकेला फोर्स के बारे में नहीं बताएगा। क्लियर? वैसे ही देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं, हमने दो टाइप की विस्कोसिटी करी थी। एक विस्कोसिटी थी डायनामिक विस्कोसिटी, एक विस्कोसिटी थी काइनेमैटिक विस्कोसिटी। तो जब मैं काइनेमैटिक विस्कोसिटी की बात करती हूँ, तो इसका नाम काइनेमैटिक क्यों रखा गया? इसका नाम काइनेमैटिक इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें से भी मैंने मास को क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया। कैसे निकाला? मैंने डायनामिक विस्कोसिटी ली और उसको किससे डिवाइड कर दिया? डेंसिटी से। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। जो भी कंपोनेंट म्यू में था मास का, मान लेते हैं कोई कंपोनेंट था मास का, वो कंपोनेंट जब मैंने उसको रो से डिवाइड किया, तो वो कंपोनेंट मैंने क्या कर दिया? कैंसल आउट कर दिया। कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, तो मतलब जो मेरे पास न्यू आया, वो न्यू क्या है? जो मेरे पास काइनेमैटिक विस्कोसिटी की वैल्यू आई, वो क्या है? फ्री ऑफ मास। वो क्या है? फ्री ऑफ मास। उसमें मास इंक्लूड नहीं हो रहा। एम आई क्लियर? तो इसलिए इस विस्कोसिटी को हमने क्या बोला है? काइनेमैटिक विस्कोसिटी, क्योंकि रो से डिवाइड करके मैंने मास वाला फैक्टर क्या कर दिया? कैंसल आउट कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, the mass component is excluded from dynamic viscosity to obtain kinematic viscosity by dividing it by density। Am I clear? तो आपको ये समझ आ गया कि काइनेमैटिक टर्म कब यूज करते हैं? जब हम फोर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो कॉज कर रही है मोशन। अब नेक्स्ट है आपका हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स अगेन सेम चीज। हाइड्रो वर्ड हमें पता है वाटर, क्योंकि मोस्ट कॉमनली स्टडीड फ्लूइड है। और डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक्स का मतलब अगेन कि फ्लूइड किस में है?
फ्लूइड मोशन में है। फर्स्ट पॉइंट, फ्लूइड किस में होना चाहिए? मोशन में। और हमें क्या इंक्लूड करना है? वी हैव टू इंक्लूड द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन। जो बॉडी को मूव कराने में फोर्स मोशन कॉज करवा रही है, अगर यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है तो पीछे कोई फोर्स भी होगी, पीछे कोई फोर्स भी होगी। इस फोर्स को आप क्या बोलेंगे? इस फोर्स को जब मैं कंसिडरेशन में ले रही हूँ तो हम उस स्टडी को क्या बोल देते हैं? डायनेमिक्स बोल देते हैं। क्लियर? जैसे कि हमने नाम दे दिया डायनेमिक विस्कोसिटी। न्यूटन, न्यूटन मीन्स फोर्स अपॉन न्यूटन मीन्स फोर्स, फोर्स मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने मास को कंसिडरेशन में लिया है तो इसलिए इसका नाम क्या है? डायनेमिक्स। एम आई क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में भी आ सकता है और आपके कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। अ स्केटर weighing 600 Newton skates at 60 kilometers per hour on ice at 0 degrees Celsius. The average skating area supporting him is 10 centimeters square and the effective dynamic coefficient of friction between skates and ice is 0.2, 0.02. If there is a thin film of water between the skates and ice, determine its average thickness. The absolute viscosity of water is 0.001 Newton second per meter square. तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 बारी इसको पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या पूछ रहा है और क्या इसके पास हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एक स्केटर है जिसका वेट कितना है? 600 किलो न्यूटन। तो वेट लिख लेते हैं। वेट कितना आ गया हमारे पास? 600 न्यूटन, आई एम सॉरी 600 न्यूटन। अब कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है? वेलोसिटी गिवन है मुझे। वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब किलोमीटर्स पर आवर जो है वो न्यूटन के साथ नहीं जा रहा, न्यूटन एसआई में है और किलोमीटर्स पर आवर किसमें हो गया? ये एसआई में नहीं है, तो मुझे इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करूंगी? 60 इंटू 5/18 ये फॉर्मूला होता है। नहीं तो आप किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कीजिए, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, इससे आपका वैल्यू आ जाएगा 16.67 मीटर्स पर सेकंड। एम आई क्लियर? ये डायरेक्ट कन्वर्जन फैक्टर होता है। अगर आपको डायरेक्ट कन्वर्जन फैक्टर नहीं आता है तो आप किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कीजिए और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 16.67 मीटर्स पर सेकंड। अब बोलता है कि द एवरेज स्केटिंग एरिया सपोर्टिंग हिम इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो उसको सपोर्ट कर रहा है, एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एसआई में नहीं है तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में। तो कैसे कन्वर्ट करूंगी? 100 इंटू 10 टू द पावर -4। -4 क्यों किया? 1 सेंटीमीटर इज 10 टू द पावर -2, 2 सेंटीमीटर है मतलब स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? -4। तो एरिया इज 10 टू द पावर -4 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाते हैं, एरिया कवर कर लिया। द इफेक्टिव डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है इफेक्टिव डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? ये कुछ है, अभी लिख लेते हैं कि ये क्या है। इफेक्टिव डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपने अगर फिजिक्स अच्छे से करी है तो आपको पता होगा कि ये क्या है। इसको एफ लिख लिया मैंने। दिस इज गिवन एज 0.02, 0.02। एम आई क्लियर? यूनिट्स भी नहीं दिए, तो आपने ध्यान रखना है कि यूनिट्स भी नहीं दिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। नेक्स्ट है, इफ देयर इज अ थिन फिल्म ऑफ वाटर बिटवीन द स्केट्स एंड आइस, डिटरमिन द एवरेज थिकनेस एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। यहाँ से मुझे पता चला क्या गिवन है मुझे? विस्कोसिटी गिवन है। तो अब मुझे कुछ आइडिया लग रहा है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला
यूज होना होगा। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज इक्वल टू 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एम आई क्लियर? तो ये आपको गिवन है कि वेट कितना है, वेलोसिटी कितनी है, हमने सब कुछ एसआई में कन्वर्ट कर लिया है, एरिया कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, और डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का आपको यूनिट्स नहीं दिया, तो मतलब कोई यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, अदरवाइज उन्होंने यूनिट देना था। अब इसको समझते हैं डायग्रामेटिकली क्या हो रहा है। डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक बहुत रफ स्केच बनाऊंगी क्या हो रहा है। ये मान लेते हैं कि आइस है, आइस हम ब्लैक से बना रहे हैं। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, आइस है, ठीक है। अब आइस के ऊपर क्या है, एक थिन फिल्म ऑफ वाटर है। ये ब्लू जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थिन फिल्म ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर कौन है हमारे पास, स्केटर। तो स्केटर में एक रफ स्केच बना रही हूँ, इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, स्केटर प्रेजेंट है। क्लियर? अब वो बोलता है कि व्हाट डू वी हैव टू डिटरमिन इफ देयर इज अ थिन फिल्म ऑफ वाटर between the skates and ice, determine the average thickness। किसकी एवरेज थिकनेस, पानी की। जो ये थिन फिल्म ऑफ वाटर है, ये जो थिन फिल्म ऑफ वाटर है, ये मुझसे उसकी थिकनेस पूछ रहा है कि इसकी थिकनेस कितनी होगी। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या पूछ रहा है, ये dy। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है उसने कि व्हाट डू आई वांट टू डिटरमिन द थिकनेस ऑफ थिन फिल्म ऑफ वाटर। थिन फिल्म ऑफ वाटर की आपने क्या डिटरमिन करनी है, एवरेज थिकनेस। तो एवरेज थिकनेस क्या हो जाएगी आपकी, dy। अब गिवन जो क्वांटिटीज हैं उनको लिखते हैं। गिवन क्वांटिटीज है कि इस ह्यूमन का वेट कितना है, 600 किलो न्यूटन, सॉरी 600 न्यूटन। तो इसका वेट कितना है, 600 न्यूटन। अब ये कुछ स्पीड से आगे जा रहा है, कुछ वेलोसिटी है इसके पास इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में। इसमें मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी है, 16.67 मीटर्स पर सेकेंड। आइस की कुछ वेलोसिटी है नहीं, आइस तो स्टेबल है। आइस स्टेबल है तो मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? अब मुझे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का फॉर्मूला दे रखा है, तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है, टाउ इज इक्वल टू, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। यही इक्वेशन लगा सकते हैं, और तो कोई इक्वेशन मुझे दिख नहीं रही है विस्कोसिटी वाली, तो हम कौन सी इक्वेशन लगा लेंगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। निकालना क्या है हमें, डी वाई पूछा है, म्यू गिवन है, डी यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डी यू, डी यू मीन्स यू टू माइनस यू वन। यू टू माइनस यू वन मीन्स जो ऑब्जेक्ट की क्या मोशन है, क्या स्पीड है, 16.67। आइस की कितनी स्पीड है, 0। तो डी यू कितना हो गया मेरे पास, 16.67 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, डी यू की वैल्यू आ गई। तो आर यू क्लियर, डी यू तक आ गया हमें समझ, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास, इसके बाद हमारे पास बचा कैलकुलेट करने को। म्यू तो गिवन है, म्यू कितना गिवन है, 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। टाउ नहीं पता, अब टाउ कैसे निकालेंगे देखते हैं। So Newton's law of viscosity is tau is equal to mu into du by dy. So we know what is mu. Mu तो given है question में, that is 0.001 Newton second per meter square. And what is du? Du is 16.67 meters per second. ये हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट कर लिया था।
अब क्या बचा कैलकुलेट करने को? dy, dy तो पूछा है क्वेश्चन में, तो और क्या कैलकुलेट करना है? टाउ। टाउ का क्या मतलब हुआ? टाउ हमें पता है, टाउ इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बट ये टाउ है क्या? शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस में कौन सी फोर्स यूज होती है? टेंजेंशियल फोर्स। शेयर स्ट्रेस में कौन सी फोर्स यूज होती है? टेंजेंशियल फोर्स। अगर हम फिर से अपना डायग्राम बनाएं तो ये हमारा ह्यूमन था और ये हमारा ह्यूमन था, ये उसका वेट था, ये उसकी वेलोसिटी थी। दिस वाज थिन फिल्म ऑफ आइस एंड दिस वाज अ थिन फिल्म ऑफ वाटर। तो हमें निकालना था कि इस वाटर की थिकनेस कितनी है, इस वाटर फिल्म की थिकनेस कितनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है टेंजेंशियल फोर्स। इज दिस फोर्स टेंजेंशियल? नो, दिस फोर्स इज नॉट टेंजेंशियल। अब देखिए, जब ये पर्सन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या एक्सपीरियंस होगा? कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेंगे हम। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ मोशन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कौन से डायरेक्शन में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स? इस डायरेक्शन में। इज दिस फोर्स टेंजेंशियल? क्या ये फोर्स टेंजेंशियल है? ये फोर्स बिल्कुल टेंजेंशियल है। तो मुझे क्या निकालनी है? फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। अगर मुझे फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स इज फोर्स इनटू नॉर्मल फोर्स इनटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल फोर्स इनटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर आप रिकॉल करें तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है आपके पास? 0.02। नॉर्मल फोर्स कितनी है? इज दिस द नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स है ये। तो नॉर्मल फोर्स कितनी गिवन है मुझे? नॉर्मल फोर्स है 600 और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.02। तो इससे मेरी कौन सी फोर्स निकल रही है? टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स विल बी इक्वल टू, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12 न्यूटन। तो फाइनली माय टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन। So what can I write? I can write tau is equal to mu into du by dy। ये तो हो गया न्यूटन के लॉ से। और टाउ शेयर स्ट्रेस के बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें पता है इट इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। एरिया भी हमारे पास गिवन है, तो अब देख लेते हैं। एफ टी है हमारे पास, एरिया है हमारे पास, डायनेमिक विस्कोसिटी है, डी यू है, क्या बचा? डी वाई। कैलकुलेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो डी वाई क्या हो जाएगा? डी वाई विल बी इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन एफ इंटू एरिया। सो दैट इज 0.01 इंटू 16, आई एम सॉरी 0.001 इंटू 16.67 इंटू एरिया कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर -4 होल डिवाइडेड बाय 12, होल डिवाइडेड बाय 12। तो कितना आ जाएगा? अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.389 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर्स। सो दिस इज द आंसर रिक्वायर्ड। तो आपको क्या देना है आंसर में? ये देना है। एम आई क्लियर? दिस इज योर आंसर। सो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था? इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। क्यों? क्योंकि शेयर स्ट्रेस जब आप कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स कौन सी यूज करते हैं? टेंजेंशियल फोर्स। आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगा कि मैं यहाँ पे कैसे निकाल दूं इसको, टाउ को मैं 600 ले लूं, 600 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3 कर दूं। एरिया कितना है? 10 टू द पावर -3। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, क्योंकि फोर्स कैसी चाहिए मुझे? टेंजेंशियल फोर्स चाहिए। तो फोर्स शुड बी टेंजेंशियल। और टेंजेंशियल फोर्स कौन सी फोर्स होगी इस केस में? फ्रिक्शनल फोर्स विल बी द टेंजेंशियल फोर्स। एम आई क्लियर? सो आपने ध्यान रखना है, आपके पास ऑप्शंस अगर एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ऑप्शंस होंगी तो आपके पास दोनों ऑप्शंस आएंगे, आपने यही वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। सो
Thank you. And we will be discussing a few additional topics for competitive exams in the next video. So stay tuned.